इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या बल प्रति यूनिट क्षेत्रफल बराबर दाब, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन बराबर घनत्व, या प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। अगला 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 मैं बोला हूं, ये उसी को फायदा करेगा जो रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे में क्लास किए, मंडे टू सैटरडे में क्लास किए हैं। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, चला अगला सवाल तुम्हारे बोर्ड पर है, बोर्ड पर है 5 नंबर। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा, हम बोले थे, चला क्या बोले थे, जलवाष्प की मात्रा जैसे बढ़ेगी यानी जल की मात्रा बढ़ेगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी तो ठंडापन बढ़ेगा, और ठंडापन बढ़ेगा मतलब सर वाष्पीकरण कम हो जाएगा। अगर हम ठंडापन की बात करें तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि सर जैसे जलवाष्प होगा तो जल की मात्रा बढ़ेगी, जल की मात्रा बढ़ेगी तो ठंडापन बढ़ेगा, ठंडापन बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा। क्वेश्चन कहता है वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यू विल गेट द आंसर। अगले में चलते हैं। अगला द नेक्स्ट वन इज, एकदम आराम से चला, कहते हैं ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता, या द्रव के वाष्पीकरण के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। और इस तापमान को हम कौन तापमान कहते हैं, इस तापमान को या इस उष्मा, दी गई उष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं, पीछे हमने पढ़ाया है। ये सिर्फ उसी के लिए फायदेमंद है जिसने मंडे टू सैटरडे में क्लास किया है। कहता है सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर हम बोले थे, चला 0, अगर हम x डिग्री सी को केल्विन में बदलेंगे तो x + 273 हो जाएगा, x + 273 हो जाएगा केल्विन। और अगर x केल्विन को डिग्री सी में बदलेंगे तो x - 273 डिग्री सी हो जाएगा। तो कहते हैं भैया सेल्सियस हम बोले थे सी का पोजीशन 3 है, के का पोजीशन 11 है, तो 3% से 11% में जाएंगे तो जोड़ेंगे, 11% से 3% में जाएंगे तो घटाएंगे। ये 3% है, इससे 11% में गए तो जोड़ दिए, 11% है, के का वैल्यू एबीसीडी में 11 है, सी का वैल्यू एबीसीडी में 3 है, तो 11% से 3% में जाएंगे तो घटा देंगे। यहाँ कह रहा है सेल्सियस से केल्विन में, तो 3% से 11% में गए तो 3% से 11% में जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर। अगले में चलते हैं। चला अगला क्या कहता है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस में, यानी के का पोजीशन 11, सेल्सियस का पोजीशन है 3, 11% से 3% में जाएंगे तो घटा देंगे, 273 घटा देंगे। यू विल गेट द आंसर। कहता है किसी विस्फोट में, जब ये विस्फोट होगा मतलब सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा तो मतलब अनुदैर्ध्य होगा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा होता है, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब क्या, अनुप्रस्थ मतलब चला टेढ़ा मेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा। अगला 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 अगले में चलते हैं। चला द नेक्स्ट वन इज बोर्ड इतना पीपीटी का लोडे नहीं ले पा रहा है। कहता है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगाएगा। 7 किलोमीटर बोले तो चला 7000 मीटर, यानी 700 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगा, 700 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगा। तो कह रहा है कितना समय लगेगा, यानी यूं कहें हम कि 1 सेकेंड में 700 मीटर, या जैसे करना है चाल बराबर दूरी बटा समय कर दो, तो तुमको निकालना है समय, तो समय बराबर हो जो तो चला दूरी अब बटा चाल, इतना एक एक नियम ने लगाना, उतना मैथ हमरो ने आता है। दूरी कितना है, चला दूरी है तुम्हारा 7000, अब बटा चाल है तुम्हारा 700, ई गलो 10 है गलो 10 सेकेंड इज द आंसर। अगला सवाल है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था, तो चला देखो डोबेरिनर ने जब काम शुरू किया था, पता नहीं कि कितना तत्व था। जब न्यूलैंड ने काम शुरू किया तब तत्वों की संख्या 56 थी, और जब मेंडलीफ ने शुरू किया तो तत्वों की संख्या 63 थी, और जब मोसले ने शुरू किया तो 114 था। तो तुमको याद रखना है 56 63 114, 56 63 114। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ ने, आंसर मार देंगे 63 आंसर।
द नेक्स्ट वन इज, कोई झोलझाल वाला बात नहीं चला, सिर्फ पढ़ाई के बाद, कहीं कुछ नहीं, कोई हंसी मजाक, ना नाच के दिखाएंगे ना डांस करके दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। द नेक्स्ट वन इज, अगले प्रश्न में आते हैं। चला अगला कहता, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए, नए तत्वों की खोज के लिए मेंडलीफ ने बताया था। चला खाली जगह भी यही छोड़ा था, खाली जगह भी यही छोड़ा था। न्यूलैंड की अगर हम बात करें तो इसने ऑक्टेट रूल दिया था, और मौसले की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी इसी ने बताया था, आधुनिक आवर्त सारणी। डोबेरिनर की अगर हम बात करें तो ये क्या दिया था, चला ये तिर्यक नियम दिया था, खत्म कहानी। अगला खाली स्थान इसी ने छोड़ा था मेंडलीफ ने, और ज्ञात तत्वों के लिए, तत्वों की खोज के लिए प्रेरित, नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित भी मेंडलीफ ने ही किया था। द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चला द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है सोडियम में से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार। चला सोडियम आवर्त सारणी में यहां है, क्लोरीन यहां है, गौर फरमाना। अगर हम सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं तो सोडियम से क्लोरीन की ओर अगर हम जाते हैं, सोडियम यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो परमाणु का आकार, चला परमाणु का आकार, ये आवर्त है ना, तो परमाणु का आकार हम बोले थे उल्टा होता है, आकार घटता है। बता आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घटता है। और जब इधर से इधर आएंगे नीचे की ओर तो बढ़ता है, बढ़ता है। बताए थे हम, तुमको याद होगा शायद कि आकार घटता बढ़ता कैसे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, नोट्स पलट के देखना, पता चल जाएगा। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहा हूं मत देखो, क्योंकि अगर ये वीडियो देखना है संडे वाला तो मंडे टू सैटरडे का क्लास रेगुलर करना होगा। कहता नाइट्रोजन का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जलने से बचाता है। और कहेगा कौन जलने में सपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है कौन, ऑक्सीजन। और कहेगा जल दहन को सपोर्ट नहीं करता है कौन कौन, तो कहेंगे भैया नाइट्रोजन और आर्गन, इसीलिए तो इसको बल्ब में भरा जाता है कि उसको ही जलने नहीं देगा। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की परमाणुकता। फास्फोरस की, सर फास्फोरस P4 भी होता है, P2 भी होता है, लेकिन पहला ऑप्शन P4 मारना, दूसरा ऑप्शन P2 मारना, इसलिए इसको हम चतुर्थ परमाणविक कहेंगे। ये नहीं रहेगा तब P2 मार देंगे। अगला कहता निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। फुलरीन, फुलरीन, भूगर्भीय ग्लोब कहे कि फुटबॉल कहे, एक के बात है, फुटबॉल कहे कि भूगर्भीय ग्लोब कहे, एक के बात है। द नेक्स्ट वन इज, कहता सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है। चला रे, सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, और फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। खाली सोडियम को नहीं चला, लिथियम को भी, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी, सीजियम को भी, फ्रांसियम को भी, रुबिडियम को भी, और ये फर्स्ट ए वर्ग में आता है। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जीव पुनर्जनन और मुकुलन, सर ये जैसे मुकुलन की बात करें ना, एक लाइन का बात मारना, हाइड्रा। द नेक्स्ट वन इज, कहता है केचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है। बता केचुआ क्या है, केचुआ तुम्हारा क्या है बताओ, केचुआ तुम्हारा हम बताए थे, बताओ क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। केचुआ एनालिडा है, केचुआ क्या है, चला एनालिडा। मोलस्का में आ गया घोंघा, सितुआ, प्रोटोजोआ भी जान ही रहा होगा, ऑर्थोपोडा तुम लिस्ट देख लो, सब लिखाया हुआ है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो चला छोटी आंत सबसे छोटी हो जाएगा शेर में, क्योंकि शाकाहारी जो होता है, शाकाहारी जो घास खाता है उसका छोटी आंत बड़ा होता है, उसका छोटी आंत बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर हम मांसाहारी की बात करें, चला मांसाहारी की अगर हम बात करें तो ये सर मांस खाता है, इसकी छोटी आंत छोटी होती है, इसकी छोटी आंत क्या होती है, छोटी होती है। द नेक्स्ट वन इज, बता आंसर क्या हो जाएगा। कहता छोटी आंत छोटी किसकी होती है, तो शेर की। द नेक्स्ट, सब लिखाया हुआ है, पीछे आपका लिखा हुआ होगा।
आते हैं सेट नंबर 6 में। चला सेट नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो सर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम बताए थे, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है, या तो जी पर m1 m2 और आर स्क्वायर यही पर निर्भर करता है। तो कहता है उनके बीच की दूरी पर करता है निर्भर। ये सर अगर ई m1 है और ई अगर m2 है और इसके बीच की दूरी r है, तो सर ये बीच की दूरी पर निर्भर करता है, एकदम करता है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल एकदम करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक एकदम करता है, जी गुरुत्वीय स्थिरांक उनके द्रव्यमान के योग पर नहीं करता है, चला गुणनफल पर करता है, इसलिए आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, कहता है ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो डैश के समानुपाती होता है। हम फॉर्मूला बताए थे, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। उनकी ऊंचाई के गुणक का कहता है डैश के समानुपाती होता है भैया, या तो द्रव्यमान के समानुपाती या जी के समानुपाती, आर के तो विद्युत के समानुपाती होता है। बताइए उनके आयतनों के गुणक का उनके द्रव्यमान के गुणक का एकदम उनके द्रव्यमान के गुणक का समानुपाती होता है। आपके सामने है, यू विल गेट द आंसर। अगला, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। तो सर रेडियो द्वारा हम बोले थे, अगर रेडियो द्वारा कहेगा ध्वनि एक होता है एक होता है चिला तीव्रता, तीव्रता के कारण ध्वनि तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर, तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर, और आवृत्ति के कारण ध्वनि घटता और बढ़ता है, घटता एंड बढ़ता, घटता एंड बढ़ता। और अगर हम तारत्व की बात करें तो तारत्व की अगर हम बात करें तो ये निर्भर करता है आयाम पर, और आयाम के कारण ध्वनि मोटा या क्या होता है, पतला होता है। अब बताइए क्या हो जाएगा, रेडियो द्वारा हम क्या बढ़ाते हैं, रेडियो द्वारा हम ध्वनि को घटाते बढ़ाते, घटाते बढ़ाते मतलब आवृत्ति को घटाते बढ़ाते, और आवृत्ति को घटाते बढ़ाते मतलब तीव्रता को घटाते बढ़ाते। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति को बढ़ाते, विल गेट द आंसर। नहीं उल्टा हो गया, यहां हो जाएगा आयाम और यहां हो जाएगा चला आवृत्ति। हम बोले थे ती उल्टा होगा, मेरा अगर गलत भी हो जाएगा तो हम सीधा कर लेंगे, यहां ती होगा तो यहां ती होगा, ती उल्टा होता है। तो तीव्रता आवृत्ति और यहां तारत्व या आयाम, तो आंसर ये नहीं हो जाएगा। रेडियो द्वारा हम लोग ध्वनि को घटाते बढ़ाते हैं और घटना बढ़ना आयाम पर निर्भर करता है जिसको हम तीव्रता कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला क्या है, तरंग चाल आयाम, ये सब क्या है, चला तरंग का रासायनिक गुण है, नहीं तरंग की विशेषता है। रासायनिक गुण का मतलब हो गया सर केमिकल, तरंग के घटक भी नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा। अगला कहता है किस साल रोमर ने 1676 ईस्वी में चला, और ये कितना होता है वेग, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग। और कितना ईस्वी में दिया था, 1676 में। किसने दिया था, रोमर ने दिया था। किसी माध्यम की प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा, तो सर प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता प्रकाश के घनत्व पर निर्भर करता है। हम बोले थे कि अगर फूल फेंकेंगे अब पत्थर फेंकेंगे तो फूल जो सर रिटर्न बैक आएगा या पत्थर रिटर्न बैक आएगा, वो फूल और पत्थर पर निर्भर करेगा, ना कि सरफेस पर निर्भर करेगा। इसलिए सर जो फेंकते हैं, जो जाता है, जो टकराता है, उस पर निर्भर करता है, इसलिए कहेंगे प्रकाश घनत्व पर निर्भर करता है। द नेक्स्ट वन इज, ये तो था सर आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, कहता है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है और यह झुकता है। जैसे पानी है, चला ये पानी है और पानी से किधर की ओर जा रही है, ग्लास की ओर जा रही है। मतलब पानी बोले तो विरल माध्यम और ग्लास बोले तो चला कथी, सघन माध्यम। कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं, चला सीधा सीरियस होकर पढ़ना है। अगर पानी विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, तो कह रहा है पानी से ग्लास की ओर जाता है, पानी से ग्लास की ओर जाता है, तो सर सघन माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अगर सघन से विरल में आएगा तो क्या होगा सर, तेज हो जाएगा। तो कहता है सामान्य की ओर, सामान्य मतलब अभिलंब की ओर। तो चला अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा पानी और ये हो जाएगा चला ग्लास। तो अगर सघन से विरल से सघन की ओर जाएगा तो ये सर अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। हम पूरा डिटेल में बताए हैं, सामान्य की ओर गति बढ़ता है, सर इधर जाएगा धीमा हो जाएगा। तो सामान्य से दूर गति बढ़ता है, सर सामान्य से दूर नहीं जाता, सामान्य की ओर आता है। तो कहता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। और डी नंबर हो जाएगा सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखो इस सामान्य की ओर भी आ रहा है और सर जब विरल से सघन में आ जाए धीमा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हम बार बार बोलते हैं ये क्लास उसी के लिए फायदेमंद है जिसने पूरा सप्ताह क्लास किया है।
कहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग धारा को रोकने का काम सर प्रतिरोध करता है। तापमान के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला सवाल में अगर हम आए, एसी को और डीसी किसके रूप में, चार्ज के प्रवाह के रूप में सर स्टोर होता है। पानी का प्रवाह नहीं है, वोल्टेज का प्रवाह नहीं है, हवा का प्रवाह नहीं है। एसी और डीसी चार्ज का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है। अगला कहता है जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है। लोग रंगहीन मार देते हैं जबकि बैगनी होता है आंसर। कहता है जब लिटमस न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो कैसा रंग होता है, तो कहेंगे चला बैगनी रंग का होता है। कहता है जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है, तो बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है चला, तो बता आंसर क्या हो जाएगा। अगर बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो व्हाट इज द आंसर। जब कहता है बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो आंसर हो जाएगा क्या, नीला। यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट वन इज, इनमें से कौन सा गैस अजनबी गैस है, तो अजनबी गैस हम सर जिनॉन को कहते हैं और इसी को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कोई टाइम हम आपका सर बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। एक बार देख लीजिएगा धड़ल्ले से 1 घंटा में तो पूरा सप्ताह आपका रिवीजन हो जाएगा। कहता है ग्राफीन क्या है, ग्राफीन क्या है, चला ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। ये लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, परमाणुिक जानवर है, नहीं है सर। ग्राफीन क्या है, कार्बन का अपर रूप है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है सर। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो वॉशिंग सोडा पेयजल के कीटाणुनाशन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम बनाने के लिए। कठोर जल को नरम बनाने के लिए हम बोले थे सर जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एगो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, क्लोराइड और किसके कारण, सल्फेट के कारण, सल्फेट के कारण। सर अगर आप पूरा सप्ताह क्लास नहीं किए हैं तो सर आप हमको गाली देने के अलावा इस वीडियो में और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंडे टू सैटरडे क्लास कीजिएगा तो ही हम इस क्लास का फायदा आपको समझ में आएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं। कहते हैं जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। और अगर हम बात करें अस्थाई कठोरता, ये हो गया चला अस्थाई कठोरता, और अगर एक होता है अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। हम बोले थे जिसका स्पेलिंग बड़ा होगा, तो अस्थाई का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बाइकार्बोनेट का स्पेलिंग बड़ा है, और क्लोराइड और सल्फेट का स्पेलिंग छोटा है इसलिए अस्थाई का भी स्पेलिंग छोटा है। और दोनों को दूर किया जाता है। कठोर जल को नरम बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अगला जिप्सम क्या है, जिप्सम सर यांत्रिक रूप से निर्मित एक अवसादी सेल है, अग्नेयी सेल है। रासायनिक रूप से अवक्षेपित एक अवसादी सेल है। इस सर जिप्सम रसायन है, और रसायन भी है और एक अवक्षेप भी है। जब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है, एक अवसाद एक अवक्षेप का निर्माण होता है। द नेक्स्ट वन इज, एक कंड्रा का क्या काम है सर, केवल ये कोलेजन फाइबर है, टेंडोन जिसको कहते हैं हम, इसके ये एक कोलेजन फाइबर है। द नेक्स्ट वन इज, डैश हड्डियों को जोड़ता है, स्नायु बंधन जिसको आप कहते हैं सर टेंडोन। लिगामेंट जो है ये क्या करता है, अस्थियों को जोड़ता है। उपास्थि जो कि मुलायम वाला जो कान नाक की हड्डियां होती है उपास्थि होती है। ओरल और स्नायु कुछ खास नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, अगला है प्याज काटने पर सर, प्याज काटने पर सल्फर, लहसुन काटेंगे तब भी सल्फर के कारण हमें गंध मिलती है। कार्बन सर, कार्बन के सबसे अधिक यौगिक हैं, सबसे अधिक यौगिक अगर किसी के हैं तो किसके हैं, कार्बन के हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो बल्ब में इसको भरा जाता है। और हाइड्रोजन सर सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। द नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेबिडियम, सब जानता है। हृदय जो कभी आराम नहीं करता है सर, बाद बाकी कुछ खास नहीं है। आते हैं सेट नंबर 7 में से, एकदम 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम बर्बादी नहीं चला। इस सर पीएच की बात करें, पीएच कहता है कितना होगा, तो हम बोले थे अगर H+ का मान चला, अगर H+ और पीएच की बात करें तो पीएच की अगर हम बात करें 10⁻⁻2 होगा H+, तो ये 2 होगा। 10⁻³ होगा तो ये 3 होगा। 10⁻⁴ होगा तो ये 4 होगा। और अगर हम OH- और पीएच की बात करें चला, तो इसमें भी हमने कहा था 10⁻² होगा तो POH, तो ये 2 होगा। 10⁻³ होगा तो ये 3 होगा। 10⁻⁴ होगा तो ये 4 होगा। हम बताए थे, शायद तुमको याद होगा।
लेकिन इस सब के लिए तुमको कंप्लीट अगर नहीं पता चलेगा, चला कंप्लीट जीरो लेवल का फाउंडेशन तुमको हर हाल में पढ़ना चाहिए। हम भी बहुत जल्द सर आपके लिए फाउंडेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। कहता है ये 0.01 है, तो 0.01 है तो HCl है, यानी एक गो H होगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ होगा तो 3 हो जाएगा, 10⁻³ होगा तो 3 हो जाएगा, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला हम तुमको बताए थे, शायद तुमको याद होगा, H2SO4 है, H2SO4 को हम तोड़ देंगे तो ये बदल जाएगा 2H+ और SO4 डबल माइनस में, SO4 डबल माइनस में, और यहाँ से 2H+ की अगर हम बात करें तो 2H+ का वैल्यू तुमको ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ था H2 है तो ये उसका वैल्यू HCl था, तो अकेले था इसीलिए वो उसका वैल्यू था 0.05 सब बताए हैं। चला पीछे जो टेस्ट का हम कंप्लीट डिस्कशन, ये 20 क्वेश्चन जो तुमको हम 10 मिनट में करवा रहे हैं वो 1 से सवा घंटा में, 1 घंटा 20 मिनट में करवाएं, लेकिन तुम उसको देखोगे तब ये समझ में आएगा। इसीलिए अगर आपको हमको फॉलो करना है तो मंडे टू सैटरडे में डेली 7:30 बजे टेस्ट, और 9 से 10 में सर मंडे टू फ्राइडे में न्यूमेरिकल आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और ये संडे को हम सिर्फ रिवीजन क्लास, फास्ट रिवीजन क्लास डालते हैं, जिससे बच्चों का टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हम H+ का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 0.05/2 होगा, और यहाँ से हमको क्या निकालना है pH, तो pH बराबर होता है चला -log ऑफ H+, और यहाँ पर कर देंगे चला -log H+ का वैल्यू दिया हुआ है 0.05/2, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। और लॉग कैसे निकालना है ये हम पीछे बताए हैं आपको। कहता है एकदम वहां एक जब आप मंडे टू सैटरडे आइएगा 7:30 बजे, एक क्वेश्चन हम तोड़ के सर बताते हैं, जो यहाँ 10 मिनट में वो 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट में बताते हैं। कहता है निम्नलिखित घोलों में pH की गणना करें, एकदम सिंपल है। चला निम्नलिखित घोल में pH की गणना करना है, pH 1 × 10⁻⁷ है, तो अगर H+ का मान तुमको दे दिया है 10⁻⁷, तो इसका मतलब समझ लो pH का मान 7 होगा, यू विल गेट द आंसर। हम बताएं तुमको जुगाड़। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन क्या है, चला अगला क्वेश्चन है अत्यधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय, तो सर हम बोले थे यहाँ ये pH का मान ये 7 है, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, जो इधर की ओर जाते हैं अम्लीयता बढ़ता है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, 0। कहते हैं अत्यधिक अम्लीय, इसलिए आंसर हो जाएगा, इधर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा। कहता है भी समानुपाती होता है चला I, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो I × R आ जाएगा, जहाँ R क्या है तो R कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोलिए तो नियतांक है, तो यहाँ चला V/I बराबर R बोलो या कांस्टेंट बोलो। हम बोले थे चला कि मैथ में भी यही करते हैं, x समानुपाती अगर y है तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, वही यहाँ किया है, समानुपाती का चिन्ह हटाएं एक कांस्टेंट लाए जो R है, तो V/I